हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ सेकंड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। तो आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीइंग था उसने अपने आप को बोल सकते हैं कि चाकू मार लिया था, जिसके बाद सब लोग डर गए थे। एंड शू यांग वीइंग की हालत देखकर बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं रोक पाता अपने आप को, और वो वीइंग से शादी कर लेता है। उसके बाद शू यांग वहाँ से चला जाता है अपनी अब्रॉड बिजनेस स्टडी करने के लिए और अपने बिजनेस को आगे स्टेब्लिश करने के लिए। वहीं वी यिंग वापस जियांग मैंशन में आ चुका था और दिन बीतने लगे थे। वी यिंग जियांग मैंशन में रहता था, सारा काम करता था पहले की तरह, बट अब उसे एक उम्मीद थी कि हाँ, उसने शुयांग से शादी कर ली है उसके प्यार से। तो अब एक ना एक दिन जब शुयांग वापस आएगा तो वो लोग एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएंगे एक दूसरे के साथ। और वी यिंग इसी में ही खुश था। वी यिंग इसी उम्मीद में अपने दिन को बिता रहा था। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं, जो शुयांग था वो अब्रोड एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वो बाहर आता है और फिर बाहर आने के बाद अपना बैग वगैरह लेता है और अपने लिए एक टैक्सी बुक करता है और फिर अपने हाथ में पड़ी हुई उस वेडिंग रिंग को देखता है। शुयांग फिर वहां से चुपचाप टैक्सी में बैठता है और जो उसने अपने लिए अपार्टमेंट लिया था वहां पर जाता है। अपार्टमेंट आने के बाद वो अपना बैग वगैरह रखता है, बात वगैरह लेके बाहर आता है और फिर अपने आप खुद जाकर मिरर के सामने बैठ जाता है और फिर अपने आप को देखता है और उस वेडिंग रिंग को देखता है और फिर उस वेडिंग रिंग को उतारते हुए बोलता है, वे यिंग, आई एम सॉरी, बट मैंने जो भी किया वो तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि इस वक्त तुम छोटे थे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, बट वी यिंग वक्त के साथ तुम समझ जाओगी और अब मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर देना वी यिंग। बट शायद मैं अब ये सब देखने के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा और तुम छोटे हो तो समझ जाओगे कि मैंने ये क्यों किया होगा, और तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगे और अपने लिए किसी और को भी चुन लोगे, एक अच्छे से अल्फा को जो तुमसे प्यार करेगा। बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ वीजिंग, और ना ही मैं तुम्हें एज अ अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना वी। और ये बोलकर वो उस वेडिंग रिंग को वहीं एक ड्रॉवर में रख देता है और फिर वहाँ से शुरू करता है अपनी ऑफिस ज्वाइनिंग को। शू यांग अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर काम करना शुरू करता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी चुप हो गया था बिल्कुल, वो किसी से कुछ नहीं बोलता था, उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और बस वो अपने आप में ही गुम रहता था, किसी को अपने पास नहीं आने देता था, सब पर गुस्सा करता था। वांग जी की यह हालत देखने के बाद सभी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे थे और उन्होंने सोचा क्यों ना वो वांग जी की वेडिंग के लिए बात करें, और उन्होंने किया भी ऐसा। वांग जी जो है ना वो 2 महीने तक ऐसे ही अपने रूम में रहता, किसी से बात नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। सब ने बात की, वांग जी के ब्रदर लांस सिचन ने भी बात की जो कि एक ओमेगा है, बट वांग जी ने उनसे भी कोई भी बात नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। में भी लायन सिचन ने मतलब बात की थी, तब वांग जी ने मना कर दिया कि नहीं, अब वो किसी से कुछ मिलना कुछ नहीं चाहता, बस वो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है, उसे नहीं करना अब ये सब चीज़ें, और वो बस अपने आप को रूम में बंद ही रखता था। और ऐसे ही टाइम बीतने लगा था। वहीं वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग भी अब अपनी लाइफ को ऐसे ही बिता रहा था, बस शो यांग के इंतज़ार में दिन महीनों में बदल गए और महीने साल में बदल गए और सब कुछ बदल गया, बिल्कुल बदल गया। 5 साल बीत गए थे। इन 5 सालों के अंदर हमारा वीजिंग पहले से ज़्यादा मैच्योर और समझदार हो चुका था। अब वो पहले की तरह पागलपन हरकतें नहीं किया करता था। वीजिंग एक मैच्योर इंसान की तरह था, क्योंकि अब वो 20 साल का हो चुका था, हर एक चीज़ समझने लगा था, अपना पराया गलत बुरा सही सब अच्छे से समझ रहा था। पहले वो छोटा बच्चा था, एकदम नादान था, बट अब वो एक मैच्योर इंसान बन चुका है, पूरा 20 साल का। वहीं जियांग फैमिली में सभी लोग आ चुके थे और वो लोग बोल रहे थे, चलो चलो जल्दी करो, शिजी की शादी है और हमें सब कुछ परफेक्टली करना है। वी जिंग किचन में था एंड कुछ काम कर रहा था। तभी जियांग की आंली बोलती कि हाँ, वो वीइंग कहाँ पर है, वो भी चलेगा। तभी ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती, नहीं वो नहीं जाएगा। हाँ, मैं नहीं चाहती कि उसकी मनुष्यत मेरी बेटी की खुशियों पर लग जाए। ये सुनने के बाद जियांग चैन बोलता, मॉम क्या आप क्या कर रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो। तभी जियांग यानली भी बोलती, मॉम हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हो आप, हाँ। तो मैडम ये बोलती है, मैं बकवास कर रही हूँ? नहीं, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। तुमने सुना नहीं सब लोग क्या बोलते हैं? हाँ, देखा ना, 5 साल हो गए हैं, उसकी मनुष्यत के कारण ही उसका हस्बैंड हाँ उसे छोड़ के चला गया और आज तक वापस नहीं लौटा। और तुम जानते हो ना उसने वहाँ जाके क्या किया है? हाँ, वो छोड़ चुका है वीजिंग को। तुम्हें पता है ना? जियांग चेंग बोलता है, मॉम हम सब जानते हैं, बट इसमें वीजिंग की कोई गलती नहीं है, आप जानती है ना।
ये सुनने के बाद वो बोलती चुप करो, मैं औरों की बातें बिल्कुल भी सुनने के लिए वहाँ पर नहीं जा रही हूँ। मेरी बेटी की शादी है, खुशी का माहौल है, मैं नहीं चाहती कि वीजिंग की वजह से हाँ वहाँ पर गॉसिप का टॉपिक बन जाए मेरी बेटी, तो इसीलिए वो नहीं जाएगा। और ये बोलकर वो चली जाती है। जियांग चैंग बोलता बट मॉम ऐसा कैसे कर सकती है। ये सुनने के बाद यानली बोलती हाँ मैं मॉम से बात करती हूँ। तभी जो वीजिंग था वो उसने सब कुछ सुन लिया था, क्योंकि वो पिलर के पीछे ही था, वो कुछ सामान लेके आ रहा था। तभी उसने मैडम यू की बातें सुन ली। और वीजिंग बोलता है शिजे चैंग कोई बात नहीं गगा, आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी उन्होंने सही तो कहा है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी खुशियों पे नज़र लग जाए। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। जियांग चैंग बोलता है वही, बट तुम जानते हो तुम सिजे से कितना प्यार करते हो, अगर तुम ही उसकी शादी में नहीं रहोगे तो हाँ ये कितना बुरा होगा। यानली बोलते हाँ विजिंग मैं भी चाहती हूँ तुम मेरी शादी में रहो। विजिंग बोलता है सिजे इट्स ओके ना, कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं हमेशा रहूँगा ना, आपको देखूंगा यहीं से अपनी हाँ दिल की आंखों से, और मैं यही चाहूँगा कि मेरी शिजे हमेशा खुश रहे। आप सैड मत होइए सेजे, कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई आपकी शादी में दुखी हो। वैसे भी गग्गा भी तो शादी करेंगे ना, वैसे भी कुछ टाइम के बाद जियांग चेंग गग्गा की भी तो शादी है, तो मैं उनकी शादी देख लूँगा, है ना? आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। ये सुनने के बाद यान ली बोलती बीजिंग अच्छा। तभी जियांग चेंग बोलता है वाक़ई हमारा बीजिंग सच में मैच्योर हो गया, है ना शिजे? यान ली बोलती कि हाँ, बिल्कुल हमारा हमारा आशियान बड़ा हो गया। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता हाँ, मैं बहुत बड़ा हो गया। शिजे वो मैंने आपके लिए ना एक गिफ्ट लिया था। मैं तो जा नहीं पाऊँगा, तो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। ये बोलकर वो अपनी पॉकेट से एक बहुत खूबसूरत सा पेंडेंट निकालता है, जो वीजिंग ने अपने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके लेके आया था। वीजिंग वो देता है और बोलता है शिजे ये आपके लिए, मैं वहाँ पे शादी में तो नहीं दे पाऊँगा आपको, बट यहाँ दे रहा हूँ, आप हमेशा खुश रहना शिजे, मैं हमेशा आपसे प्यार करूँगा। यान ली देखती है और बोलती आशियन ये बहुत सुंदर है, और थैंक यू, मैं मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगी। वीजिंग बोलता है मैं भी शिजे, और वो गले लगाता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है शिजे आप जाइए, आपकी शादी है नहीं, आप खुश रहिएगा। और रोना बिल्कुल भी मत, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। यानली बोलते तुम्हें मेकअप की पड़ी है। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल मेरी शिजे बहुत सुंदर लगनी चाहिए। जियांग चेंग बोलता हाँ हमारी शिजे बहुत सुंदर है। इसके बाद हम देखते हैं जियांग चेंग की नजर जाती है वीजिंग के फिंगर में पड़ी हुई उस रिंग पर। वो देखता है और बोलता वीजिंग ये क्या कर रहे हो तुम। वीजिंग बोलता क्या हुआ गगा। जियांग चेंग बोलता वीजिंग तुम जानते हो क्या हुआ है, हाँ, और आज भी तुम उस इंसान की रिंग अपने फिंगर में पहने हुए हो, हाँ, इसे निकाल क्यों नहीं देते हो। तुम जानते हो वीजिंग सब खत्म हो चुका है, तुम्हें पता है ना। वीजिंग बोलता है मैं जानता हूँ गगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। उन्होंने अपने बारे में सब बता दिया, वैसे भी अब क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ठीक हूँ गगा, मुझे कोई बात नहीं, उन्होंने छोड़ दिया तो क्या हुआ गगा, बस मेरे पास एज अ फ्रेंड के तौर पर ये रिंग पड़ी हुई है, और कुछ नहीं। जैंग जैंग बता वाकई वीजिंग तुम्हें लगता है हम तुम्हारी इस बातों पर भरोसा कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। आज भी तुम उसका इंतजार कर रहे हो ना, कहीं न कहीं तुम्हें ये लगता है कि वो एक दिन वापस आएगा तुम्हारे पास, है ना? लेकिन पता है ये क्या बोल रही हो गगा? मैं ऐसा थोड़ी ना सोच सकता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान नहीं बन सकता जो किसी के हस्बैंड को दूर कर दे उससे, और एक पिता पिता को भी दूर कर दे अपने बच्चे से। नहीं, मैं किसी से भी उसकी पापा को छीनना नहीं चाहता हूँ, और ना ही किसी से उसका हस्बैंड छीनना चाहता हूँ। मैं मैं ऐसा इंसान कभी नहीं बन सकता गगा। जियांग चेंग बोलता है वीइंग वाकई तुम बहुत स्ट्रांग बन गए हो, और बहुत समझदार भी। विंग बोलता हाँ क्या करेंगे गगा, वक्त ने सब सिखा दिया। जियांग चेंग बोलता हाँ ये तो मैं जानता हूँ वीइंग, सच में तुम बहुत ब्रेव हो। वीइंग मुझे लगता है कि अभी तुम भी इस रिंग को निकाल कर फेंक दो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने लाइफ में प्यार की तलाश करो वीइंग, शायद वो तुम्हारा प्यार था ही नहीं। वीइंग बोलता है गगा मैं निकालना नहीं चाहता हूँ इसे, एज अ फ्रेंड के तौर पर ही रख लूँगा। वो एक इंसान था जिसने मेरी खुशियों के लिए वो सब किया, बट इट्स ओके गगा, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, उसे याद करके भी मैं खुश हूँ। और वैसे भी गगा आप जानते हैं मेरे जैसे मैरिड ओमेगा को कौन अपनाएगा, जिसकी शादी हो जाती है एक बार उसे बाद में कौन ही अपनाएगा। मेरे बारे में सबको पता है, तो मुझे कोई क्यों ही अपनाएगा गगा, मैं चाहता भी नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। शू यांग के बारे में सोचकर जियांग चैंग बोलता है शू यांग तुमने मेरे भाई की ज़िंदगी तो बचा दी, बट तूने उसे अंदर से मार दिया। मैं जानता हूँ तू विंग से प्यार नहीं करता था, बट तूने आज भी उसे एक उम्मीद में ज़िंदा रखा है। तू जानता है कितनी खतरनाक होती है ये उम्मीद, हाँ, मेरा भाई हर दिन हर रात मरता है वो सोच सोच के। तो चला गया, खुश है अपनी लाइफ में, अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ, बट विकी का क्या, वो आज भी तेरा इंतज़ार कर रहा है, और वो आज भी हमसे यही कहता है कि वो उस दिन उस रिंग को उतार देगा जिस दिन तू आके उससे बोल देगा
कि बीजिंग भूल जाओ उसे, वो आज भी कहीं ना कहीं तेरे इंतजार में है। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? बीजिंग को इस साल में देख भी नहीं सकता हूँ। तभी यानली आती है और बोलते चैंग हमें चलना होगा। चैंग चैंग बोलता हाँ चलिए चलिए। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं वहाँ से, सब कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं वेडिंग हॉल के लिए। जंग यानली की शादी जिन जोशान से फिक्स हुई थी। सभी लोग हॉल में पहुँचते हैं, एक एक करके सभी गेस्ट वगैरह आने लगते हैं और ऐसे ही सभी चीज़ें हो रही थी। पूरा नाइट का टाइम हो जाता है। बीजिंग अपने रूम में था और बस बाहर बैल्कनी की ओर देख रहा था। बैल्कनी में बैठकर तारों की ओर देख रहा था और बोल रहा था मैं किसी को कोई अपनी इन सब चीज़ों का जिम्मेदार नहीं ठहराता। मेरी किस्मत ही ऐसी थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तुमने बिल्कुल सही किया शुयांग, अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को चुन के। मैंने तो बस तुम्हें फोर्स किया था और कुछ नहीं। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ में अब कभी नहीं आऊँगा। मैं आऊँगा तो तब ना तुम वापस आओगे। इट्स ओके, 5 साल हो गए हैं। ये बोलकर वो अपने फिंगर में देखता है उसी रिंग को जो शुयांग ने वेडिंग के वक्त बीजिंग को पहनाई थी। और बस बीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं शुयांग को अब रोड में अपनी सारी चीज़ें करने के बाद वो बस बाहर देख रहा था। कॉफ़ी का मग था और वो सोच रहा था। तभी पीछे से एक पर्सन आता है और वो हक करता है शुयांग को। शुयांग पीछे पलट कर देखता है तो वो शुयांग का हस्बैंड साओ सिंगशन था। साओ सिंगशन बोलता है क्या हुआ हस्बैंड, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, क्या हुआ आपको? साओ सिंगशन बोलता है कुछ नहीं, एंड वो अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता है आई एम सॉरी बीजिंग, मुझे मुझे माफ़ कर देना। तुम आज भी वहीं पर अटक गए हो। मैं क्या करता बीजिंग, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं मैं क्या करूं बीजिंग, आज भी मेरे मन में गिल्ट है। कुछ भी हो जाए बट मेरे फर्स्ट हस्बैंड तुम हो। मैं क्या करूं बीजिंग, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है बीजिंग। मैं अपने ही गिल्ट में मरता जा रहा हूँ। मैं मैं भले ही वहाँ से दूर आ गया, मैंने शादी कर ली, मेरा बच्चा भी है, बट बीजिंग कभी कभी मुझे जेन्युइन खुशी क्यों नहीं होती? मैंने बहुत गलत किया शायद तुम्हारे साथ, इसीलिए। और मैंने शाओ शिंगचन को भी कुछ नहीं बताया मेरी पहली शादी के बारे में। मैं क्या करूं, मुझे ये दर्द अंदर से मार रहा है बीजिंग, अंदर से मुझे मार रहा है। मैं अंदर से मर रहा हूँ बीजिंग, क्या करूं मैं? मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब भी मैं तुम्हारा वो मासूम सा चेहरा याद करता हूँ मुझे दर्द होता है, बहुत बुरी तरह से बीजिंग, बहुत बुरी तरह से। मैं क्या करूँ? हाँ बताओ मुझे क्या करूँ? अगर मैं वापस आऊँगा तो शायद अपने आप को ही गिल्ट में माफ़ नहीं कर पाऊँगा बीजिंग। मैं क्या करूँ? हाँ। तब भी जो शुयांग था उसका फ़ोन रिंग करता है। शुयांग अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है 1 मिनट। फिर वो साइड आता है और कॉल पर बात करता है। दूसरी ओर से उसे पता चलता है कि 1 मंथ के बाद जो लायन सिचन है उनकी वेडिंग है। शुयांग बोलता है मैं नहीं जानता मैं आ पाऊँगा या नहीं, पर मैं कोशिश करूँगा। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। तभी साओ सिंचन आता है और बोलता है क्या हुआ, आप ऐसे परेशान क्यों हैं? शुयांग बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा स्ट्रेस है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है चलिए। फिर शुयांग अपने मतलब ओमेगा हस्बैंड के साथ अंदर आता है साओ चिंगचिन के साथ, और वो दोनों बेड पर लेट जाते हैं। उनके बीच में उनका प्यारा सा बेबी था जो कि आई थिंक इस टाइम पर 3 इयर्स का था और बहुत ही प्यारा था। वो उसे हक करके आराम से सो जाते हैं। बट शुयांग की रात में आइज़ ओपन हो जाती हैं और उसके अंदर बीजिंग को चीट करने का गिल्ट अभी भी मन में था, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो पर बीजिंग से उसने लीगली मैरिज की थी, सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए थे। और उसने शाओ शिंगचन को भी अपनी फर्स्ट वेडिंग के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था, जिस वजह से वो और भी गिल्ट में था। उसे डर लगता था कि कहीं अगर वो साउथ टेंशन को बता देगा तो कहीं उसका और उसका रिलेशन ख़राब ना हो जाए। हम दूसरी ओर देखते हैं चाइना के अंदर यान ली की वेडिंग कंप्लीट होती है। वेडिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद वहाँ से फिर जो यान ली थी वो निकल जाती है अपने हस्बैंड जिन जोशियान के साथ। फिर जांग फैमिली और जिन फैमिली वापस से अपने अपने जो बोल सकते हैं घर है वहाँ लौट आती है। सभी लोग अपने घर आते हैं वापस से। बीजिंग सबका वेट कर रहा था। बीजिंग जैसे ही दिखता है सब लोग आ गए हैं, बीजिंग वहाँ से वापस से फिर अपने रूम में जाने लगता है। जियांग चेंग बीजिंग को देख लेता और वो समझ गया था कि बीजिंग जानना चाहता है उसकी शीजे की वेडिंग कैसे हुई। वो क्लिप्स देखना चाहता है, वीडियो क्लिप्स, कैसे उसकी चीज़ें ब्यूटीफुल ब्राइट बनी होंगी। जियांग चेंग समझ रहा था और वो बस फिलहाल के लिए अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि अभी मैडम जो यहीं पे थी तो अभी तो वो नहीं जा सकता ना, इसीलिए। तो उनके जाने के बाद फिर जैंग चैंग नाइट को फिर वीजिंग की रूम के बाहर आकर नॉक करता है। वीजिंग डोर ओपन करता है और बोलते जियांग का। तो वो बोलते वीजिंग मैं जानता था तुम शीजे की वेडिंग के फोटोज़ एंड वीडियोज़ देखने के लिए बहुत एकदम डेस्परेट हो ना। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ मुझे मुझे देखनी है। शीजे कैसी थी? हाँ वो सुंदर तो लग रही थी ना बहुत ज़्यादा। ये सुनने के बाद
जो चांग चैंग था वो बोलता है बिल्कुल वीइंग, ये देखो तुम इस फ़ोन में सब कुछ देख लेना, ओके मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तो वीइंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद जियांग चैंग चला जाता है, वीइंग डोर बंद करता है और वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो सारी चीज़ें करने लगता है, हर एक चीज़ ब्यूटीफुली सारी चीज़ों को देखता है। वीजिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, उसकी चीज़ें कितनी सुंदर लग रही थी वाइट वेडिंग गाउन के अंदर। वीजिंग बस देखता जा रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वाह ये कितना सुंदर है सच में। वीजिंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, उसकी चीज़ें खुश हैं। और इसके बाद वीजिंग फिर उस फ़ोन को रख देता सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने के बाद और सो जाता है। वहीं हम देखते हैं लैन वांगजी को। लैन वांगजी अपने रूम में था और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो कि इस वक्त 4 साल का था और वो बस चुपचाप वांगजी को हक किए हुए सोया हुआ था। वांगजी आइज ओपन करके देखता है उस बेबी को और बोलता है तुम बस ऐसे ही आराम से बड़ी होते रहो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और जल्दी ही तुम जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी छुटकारा पालोगे और तुम भी नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी लाइफ को हैप्पीली बिता पाओगे। ये बोलकर वो उसके फोरहेड पर किस करता है। इसके बाद फिर वो धीरे से दूर होता है और कैसे भी करके वो अपनी व्हील चेयर को अपने पास करता है और अपने हाथों के बल ही उस पर बैठता है और वहाँ से वॉशरूम जाता है। थोड़ी देर के बाद वापस आता है और वो बालकनी में चला जाता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है, अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता है आखिर क्यों 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 शावली, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर पाई। हाँ, उस दिन अगर तुम मुझे वो सब नहीं बताती तो मेरे साथ ये नहीं होता, बट शायद मेरी ये किस्मत थी मेरे साथ ये होना। और वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है और उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन वांग जी अपनी बाइक रेसिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। वो पूरी तरह से रेडी था बट वो शाओली का वेट कर रहा था, वो आए और उसके बाद वांग जी अपनी बाइक रेसिंग करे। बट आने के बाद वो वांग जी को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद वांग जी पूरी तरह से शॉक में चला जाता है और वो अपनी बाइक रेसिंग तो करता है बट जब वो बाइक रेसिंग कर रहा था तब उसके माइंड में शावली के द्वारा कही गई बातें ही उसके पूरी तरह से दिमाग में घूम रही थी और उसने अपने बैलेंस को डिसबैलेंस कर दिया और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और आज उसकी ये हालत है। वांगजी आइज ओपन करके देखता है और बोलता है नहीं, जो हो गया सो हो गया, बट अब मैं ठीक हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर वांगजी वापस आता है और फिर से बेड पर लेट जाता है, आराम से अपने बेटे को हग करता है और उसके बाद सो जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे होती है, वांगजी रेडी होता है और उसके बाद फिर वो वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। हाँ, वांगजी भले ही चल नहीं सकता है बट वो अब इन सब चीज़ों को बिल्कुल पीछे छोड़ चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट एंड बहुत ही रूड पर्सन है। वो सब कुछ करता है बट किसी को अपने पास नहीं आने देता। जो लैन फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि वांग जी डे बाय डे रूड बनता जा रहा है। उसके दिल में से जैसे बाने फीलिंग्स ही ख़त्म हो गई हों। वो पता नहीं एक अजीब से गुस्से में रहता है हर वक्त, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को भी तकलीफ होती है क्योंकि वांग जी को वो ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। उनका बेटा कितना हंसमुख हुआ करता था, कितनी प्यार से वो बात किया करता था, बट अब जैसे कि मानो वो वांग जी कहीं गायब ही हो गया हो, वो चला गया है वांग जी। इसके बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती हैं हम क्या करें, वांगजी की हालत क्या हो गई है। मैं वांगजी की शादी करवाना चाहती हूँ ताकि उसे प्यार मिले, वो प्यार की वैल्यू समझे, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं तुम्हें लगता है, हाँ क्या तुम्हें लगता है मैंने बात नहीं की, मैंने न जाने कितने ही ओमेगा से उनकी फैमिली से बात की हमारे वांगजी से शादी करने के बारे में, बट जैसे ही मैं वांगजी का नाम लेता हूँ वो अपनी बेटी को ऐसे इंसान को नहीं देना चाहते जो पैरालाइज है, तुम समझ सकती हो। ये सुनने के बाद वो बोलती है नहीं, मुझे मुझे मेरे बेटे की शादी करवानी है, चाहे किससे भी क्यों करवानी हो। मेरा बच्चा कितना सफ़र कर रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उसकी लाइफ में एक अच्छा सा ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा गर्ल हो या बॉय मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो उसकी लाइफ में नई खुशियाँ लेकर आए। वो अपनी हालत क्या बना के रखे हुए है। ये देखने के बाद वो बहुत ही सैड हो जाती हैं और मतलब सोचने लगती हैं इन सब चीज़ों को। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, तभी मिस्टर लैन बोलते हैं चिंता मत करो तुम, सब ठीक हो जाएगा लैनी। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की उनकी बेटियों के बारे में, ओमेगा गर्ल्स के बारे में, ओमेगा बॉयज़ के बारे में, बट किसी ने भी नहीं कहा हाँ हम कोशिश करेंगे हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा। हम वैसे भी बहुत ही कम टाइम के अंदर सचिन की शादी हो रही है और उसके बाद फिर हम क्या करें। ये बोलकर वो देखती है तो वो बोलती है कि हम वांगजी को इलाज कराने के लिए बोल रहे हैं, बट जानते हैं ना वो कितना ज़िद्दी हो गया है, वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुन रहा।
और डे बाय डे उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। वो बहुत ही रूड बनता जा रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। ये बोलकर वो लैनी को शांत करवाते हैं। इसके बाद वो लेकर चले जाते हैं वहाँ से लैनी को। लैनी अपने रूम में आती है, उन्हें वो मेडिसिन देते हैं और उसके बाद सुला देते हैं। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। जो वीजिंग था वो सो चुका था एंड यहाँ से हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सभी लोग धीरे धीरे प्रिपरेशन में लग चुके थे क्योंकि जियांग चैंग की शादी थी लैन सेचन के साथ, जो कि लैन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था और एक ओमेगा सन था। उसकी शादी होने वाली थी जियांग चैंग के साथ और अभी सारी प्रिपरेशन हो रही थी। वीजिंग भी सारी प्रिपरेशन कर रहा था और धीरे धीरे करके सभी चीज़ हो रही थी। बट एक चीज़ थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। वीजिंग की मैडम यू एक भी टाइम नहीं छोड़ती थी जब वो वीजिंग को ताना न मारे, वीजिंग को हर बार कुछ ना कुछ सुनाना, वीजिंग को जलील करना सबके सामने। बस यही उनका मेन काम बन चुका था और वीजिंग सब कुछ सुनता भी था क्योंकि वो जानता था गलती उसी की है। और वो मनुष्य है, वीजिंग बस सुन लेता था चुपचाप। और ऐसे ही 1 मंथ गुजर जाता है एंड नेक्स्ट डे लैन सेचन की शादी थी एंड जियांग चैंग की शादी थी। पूरी मैंशन को डेकोरेट कर दिया गया था, जियांग मैंशन को एंड लैन मैंशन को भी डेकोरेट कर दिया गया था। हॉल वगैरह सब कुछ रेडी होने वाला था बट उन्होंने मना किया कि वो अपने बच्चे की शादी अपनी लैन मैंशन से ही करना चाहते हैं। इसीलिए आज बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन था जियांग फैमिली के लिए। जियांग चैंग रेडी था एंड वीजिंग दिखता और बताया गया आप बहुत सुंदर लग रहे हो। जियांग चैंग बोलता है सच में। तभी यानली आती है और बोलती है ओह माय गॉड मेरा भाई तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग स्माइल करता है और बोलता है शिजे मैं नहीं जानता कि सब कैसा होगा। तो वो बोलती हैं कि चिंता मत करो, जैसे मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ, वैसे ही चैंग देखना तुम भी बहुत खुश रहोगे अपने लाइफ में, ठीक है। और चिंता मत करो, मैंने सुना है लैन सेचन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। हाँ, हालांकि उनकी एज तुमसे थोड़ी सी बड़ी है। जियांग चैंग बोलता है दीदी एज से कोई मैटर नहीं होता, बस बात यह है तो बॉन्डेशन की। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पहले एक दूसरे को जान लेते, बट अब रूल्स तो जानते ही है ना कि हम शादी से पहले मिल नहीं सकते और इसी वजह से मुझे उनसे कुछ मतलब टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, यानी बोलते चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद फिर वो बोलती है वीजिंग तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। आज वीजिंग ने जो है ना वाइट कलर का कोट पहना हुआ था और उसमें भी बहुत सुंदर लग रहा था। वो बोलती है वीजिंग सच में तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। ओह माय गॉड, मैंने तो सच में इमेजिन नहीं किया था आशियन इतना सुंदर लगेगा। वीजिंग बोलता है थैंक यू शिजे, सच में मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहे हो तुम। वहीं दूसरी को हम देखते हैं लैंड मैंशन का सीन। लैंड मैंशन पूरी तरह से डेकोरेट था, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वांग जी अपने रूम में था और एक सर्वेंट जो है ना वो केयर टेकर जो वांग जी का है, जिसे वांग जी बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पर रहने देता है, वो वांग जी के बालों को स्टाइल कर रहा था। वांग जी बोलता है हो गया बस रहने दो। ये सुनने के बाद वो साइड हो जाता है और बोलता है जी मास्टर। वांग जी बोलता है मुझे ये बताओ जिंगी कैसा है, वो ठीक तो है ना। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ मास्टर वो बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। वांग जी बोलता नहीं इट्स ओके रहने दो एंड मुझे गगे के पास जाना है। ये सुनने के बाद वो बोलते ओके। फिर इसके बाद वांग जी जो है ना वो वहाँ से चला जाता है, सीधा डोर के पास आता है, डोर ओपन करता है और वो अपने गगे के रूम में जाता है। डोर पर लॉन्ग करता है एंड तभी एक सर्वेंट आता है, डोर ओपन करता है। वांग जी बोलता है मेरे गगा कहाँ है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि वो रेडी हो रहे हैं। वांग जी बोलता है क्या वो हो चुके हैं। तो बोलते हैं कि हाँ बस थोड़ा सा। वांग जी बोलता है ओके। फिर वांग जी अंदर आता है और इसके बाद वो देखता है तो लैन सेचन बिल्कुल रेडी हो रहे थे। हाँ भले ही ये वेडिंग जो है ना वो पूरे न्यू मॉडर्न तरीके से हो रही थी बट यहाँ पर सब कुछ ट्रेडिशनल था। ये बोलें कि कपड़े ट्रेडिशनल थे, बिल्कुल ही एकदम ट्रेडिशनल तरह रेडी किया गया था। लायन से टर्न होते हैं एंड उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट बोले कि बहुत अच्छे से उनके कपड़े स्टाइल किए गए थे। वांग जी देखता है अपनी गगा को और बोलता है गगा अब बहुत सुंदर लग रहे हैं। लायन सेजन अपना सर नीचे कर लेते हैं। हालांकि उन्हें शादी नहीं करनी थी, उन्हें अपने लाइफ को फ्रीली जीना था। बट लोग कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए बट वेडिंग लोग करवा ही देते हैं। लायन सेजन खुश नहीं थे कहीं ना कहीं इस वेडिंग से, पर उन्हें अपनी फैमिली के लिए ये सब करना पड़ रहा था, इसीलिए वो कर रहे थे। वांग जी उनके पास आता है और बोलता गगा क्या हुआ आप खुश नहीं हैं। लायन सेचन बोलते नहीं वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी जानता था कि उसके गगो को कभी भी शादी नहीं करनी है बट फैमिली मानती ही कहाँ है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी तो उन्होंने उन दोनों बच्चों की शादी करवा दी।
इसीलिए वांग जी बोलता है गगा ये लीजिए, फिर वो अपनी गगा को गिफ्ट देता है। उसमें से वो बॉक्स ओपन करते हैं तो उसमें जो हेयर पिन थी बहुत ही ब्यूटीफुल सी, जो कि लानी की थी और वो वांग जी को दी गई थी वांग जी की ओमेगा के लिए। बट वांग जी ने वो अपनी गगा को दे दी। लायन से चंद बोलते वांग जी बट ये तो, वांग जी बोलता नहीं गगा ये आपके लिए बनी हुई है, ये बोलकर वो दे देते हैं। लायन सेचन फिर उस पेन को अपने बालों में सेट करते हैं और इसके बाद फिर वो अपने भाई को देखते हैं और वो बोलते हैं वांग जी मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी लाइफ में भी किसी को आने देना चाहिए। वांग जी बोलता है गगा मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे प्यार पर या फिर मैरिज पर कोई भरोसा ही नहीं है। ये सुनने के बाद लहन सेचन बोलते हैं वांग जी अभी तुमने मुझसे ये कहा कि मुझे शादी करनी चाहिए, बट अभी तुमने मुझसे ये कहा, अभी ये कहा कि तुम्हें नहीं करनी है। वांग जी मुझे ये बताओ इसमें कौन सा लॉजिक हुआ। वांग जी बोलते गगा, वो लैंस सेचन बोलते हैं मैं समझ गया वांग जी। ये बोलकर वो देखते हैं वांग जी बोलते गगा, बट लैंस सेचन बोलते कोई बात नहीं वांग जी। इसके बाद लैंस सेचन को वहाँ से अनाउंसमेंट हो जाती है, यानी कि बता दिया जाता है एक सर्वेंट आकर कि जो बोल सकते हैं ब्राइड ग्रूम की फैमिली है वो यहाँ पर आने वाली है। वांग जी फिर बोलता है ओके। वांग जी फिर रूम से बाहर आ जाता है एंड वो नीचे जाता है, उसे ले जाया जाता है। वांग जी नीचे आने के बाद सब देखता है धीरे धीरे गेस्ट आना शुरू हो चुके थे एंड इसके बाद जियांग फैमिली भी आती है वहाँ पर। वी जिंग भी था। मैडम भी देखती हैं कि जियांग चेंग के साथ वी जिंग खड़ा हुआ है और ये देखते ही उन्हें गुस्सा आता है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वी जिंग की मनुष्यत उसके बेटे की लाइफ पर पड़ जाए। आज उनकी शादी है तो वो देखती हैं और उनके पास जाती है। फिर वो बोलती हैं तुम यहाँ पर क्या करे हो, धमे जाओ और काम करो कोई। वी जिंग दिखता है और उसके ना बिल्कुल दिल टूट जाता है उसका। आज उसके गगे की शादी थी, भले ही वो मतलब इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता बट इतने सालों तक वी जिंग इनके साथ बड़ा हुआ है और ऐसे वी जिंग मतलब उसे बहुत बुरा लगता है ये चीज़। वी जिंग बोलता है हाँ, बट जियांग चेंग हाथ पकड़ता है और बोलता मॉम क्या कर रही हैं आप। हाँ, वी जिंग हमारी फैमिली का मेंबर है, प्लीज़ रहने दीजिए उसे। आज के दिन प्लीज़ आप कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जिससे मैं ऑफेंड हो जाऊँ। मैडम ये बोलती है तुम, बट जियांग चेंग जो है ना अपनी मॉम को चुप करवा देता है और वीजिंग के साथ वहाँ से आगे चला जाता है। ये देखने के बाद मैडम क्यों कुछ नहीं बोल पाती है। सभी लोग आ रहे थे एंड उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे एंड वो खड़े हुए थे। जैसे ही लैन फैमिली और जो बोल सकते हैं मैडम लैन थी वो आती हैं अपने हस्बैंड के साथ और वो उन्हें वहाँ पर वेलकम करती हैं एंड तभी जो मैडम लैन थी उनकी नज़रें पड़ती हैं वीजिंग पर एंड वो वीजिंग को देखने के बाद बोलती हैं वाह। वो बस वी जिंग को देखते ही जा रही थी। वी जिंग सच में बहुत खूबसूरत था और दिखने में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि मैडम लैन तो जैसे कि मैं खो ही गई हूँ। तभी जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं ये क्या कर रही हो तुम। मैडम लैन बोलती हैं हाँ हाँ एंड फिर वो उन्हें कुछ देती हैं जो भी रिचुअल वगैरह थे उनके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें। और फिर वो लैन किरण जो उनके हस्बैंड थे उन्हें साइड में लेके आती है और बोलती है तुमने वो ओमेगा देखा जियांग चेंग के पास खड़ा हुआ, वो कितना अच्छा है, हमारे वांग जी के लिए बात करो ना। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं व्हाट कौन सा, तो वो बोलते हैं वो देखिए। एंड बहुत कम टाइम था जब उन्होंने देखा है लैन किरण जो दिखते हैं और वो देखिए ओह अच्छा वो आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है ये उनका अडॉप्टेड सन है वी वूजियान। और मुझे लगता है कि इसकी शादी हो चुकी है। ये सुनने के बाद लैनी बोलती है व्हाट शादी हो चुकी है, तो वो बोलती कि हाँ मुझे ऐसे पता चला था इनकी शादी हो गई है बट इसका ओमेगा इसे छोड़ के चला गया था और उसके बाद वो कभी आया ही नहीं। और उसने मुझे ये भी रूमर्स पता चले कि उसने शादी भी के लिए वहाँ जाके उसका बच्चा भी है। ये सुनने के बाद लहनी बोलती है तो ओह ये है ठीक है मुझे बात करनी होगी, ये ओमेगा मुझे बहुत पसंद आया अपनी वांग जी के लिए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं व्हाट तुम क्या बात कर रही हो लहनी, उसकी शादी हो चुकी है भले ही, तुम कैसे एक मैरिड ओमेगा को तुम हमारे वांग जी के लिए तो बोलती है चुप करिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है इस ओमेगा से। देखिए ना ये कितना अच्छा है और जहाँ तक मुझे इसे देखने के बाद लग रहा है इसने कॉलर पहना हुआ है तो इसका मतलब है ये अनमार्क ओमेगा है। ये सुनने के बाद वो बोलते बट लहनी बोलती चुप करिए तुम, आप बिल्कुल चुप कर जाओ मैं बात करूँगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ से कुछ घंटे बाद का सीन। लायन सीजन को बुलाया जाता है और वहाँ की फिर उनकी वेडिंग की सेरेमनी शुरू होती है। विजिंग अपने गगा को देख रहा था और बस चुपचाप खड़ा हुआ था। वहीं वांग जी भी था एंड वो भी अपने गगा को देख रहा था शादी होते हुए। आज उसके गगा की शादी है, वो चले जाएंगे यहाँ से। वांग जी एक अपनी गगे से ही क्लोज है, इसके अलावा वो किसी के साथ भी इतना क्लोज नहीं है। और आज उसके गगे जा रहे हैं। लायन सीजन चुपचाप करके वेडिंग के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं एंड वहीं सब लोग देख रहे थे। पूरी फैमिली उनकी वेडिंग को एंजॉय करती है। कुछ ही घंटों के बाद उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है हर एक रिचुअल के साथ। और उसके बाद सभी लोग आते हैं, उन्हें गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और धीरे धीरे करके सब कुछ हो रहा था। तभी जो लाइनी थी वो मैडम यू को देखती है।
और फिर वो उनसे बातें करने के लिए उनके पास चले जाते हैं। वो नॉर्मली बातें कर रही थी उनसे कि हमारे बच्चों की शादी हो गई, कितना अच्छा है, हमारी फैमिली का बॉन्ड और भी मजबूत हो गया। और मुझे आपसे कुछ पूछना था। मैडम लैन बोलती हैं मैडम यू से। मैडम यू बोलती जी बोलिए। इसके बाद फिर मैडम लैन उनसे बातें करती हैं। मैडम यू बोलती क्या आप सच सच में ये चाहती हैं? बट वो ऑलरेडी मैरिड है। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ, पर वैसे भी उसका ओमेगा मुझे पता चला है, उसे छोड़ के चला गया है, उसने शादी भी कर ली है। तो एंड वैसे भी वो अनमार्क है ना। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती कि हाँ बिल्कुल, उनके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, यानी कि मार्किंग या फिर वन नाइट कुछ भी नहीं हुआ था। वो बस उसे शादी करके चला गया था। ये सब सुनने के बाद वो बोलती कि ओह ऐसा है। तो फिर मैं अपने बेटे वांगजी के लिए वीजिंग का हाथ मांगती हूँ। आप जो चाहें वो मैं आपको दे सकती हूँ। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती क्या? तो वो बोलती कि हाँ बिल्कुल, आपको मनी चाहिए ना। ये सुनने के बाद वो बोलती हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास पैसा बहुत है। तो वो बोलती कि ये है। तो फिर मैडम ये बोलती है कि देखिए, भले ही वी जिंग हमारा अडॉप्टेड सन है, बट मैं इसे कैसे किसी के हाथों बेच नहीं सकती हूँ, और वी जिंग कभी अलाउ नहीं करेगा अपने आप की शादी किसी और से। ये सुनने के बाद वो बोलती व्हाट? तो बोलती कि हाँ, आज भी वो अपने फर्स्ट हस्बैंड से बहुत प्यार करता है और इसी का इंतजार करता है। आज भी उसने उसकी वेडिंग रिंग नहीं उतारी, भले ही मैं कितनी भी बुरी क्यों ना हूँ उसके लिए, पर मैं ऐसे किसी को बेचूंगी नहीं। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती हैं आप जानती हैं, बट आपको जो डील चाहिए वो आपको दिला सकती हूँ। आप जानती हैं वो डील हमारे पास है, और आप जानती हैं अगर वो डील आपके पास गई तो आपकी कंपनी ऊंचाइयों पर छू लेगी। ये सुनने के बाद मैडम चुप हो जाती हैं, और फिर मैडम लैन उनके पास आती हैं और बोलती है मेरे इस ऑफर के बारे में अच्छे से सोचिएगा। ये सुनने के बाद मैडम चुप हो जाती हैं। एंड वो जानती थी वांगजी के बारे में कि वांगजी की क्या हालत है। मैडम ये बोलती हैं बट वांगजी, तो वो बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ मेरे बेटे के बारे में, बट वो दिल से बुरा नहीं है, और अगर आप चाहती हैं कि दोनों बच्चों की शादी हंसी खुशी रहे तो काफ़ी अच्छा है। ये सुनने के बाद मैडम जो चुप हो जाती हैं और वो बस चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। मैडम यूँ बोलती हैं कि मुझे ऐसा ही कुछ करना होगा, वरना अगर ये काम नहीं करेगा तो मेरे वांगजी के लिए ये ओमेगा मुझे नहीं मिलेगा। और मैं कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ, जैसे भी उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया है, तो अब तो उसे केयर भी नहीं करनी चाहिए इस चीज़ों की। ये बोलकर वो चुपचाप आकर खड़ी हो जाती है। मिस्टर लैन देखते हैं और बोलते हैं तुमने क्या किया है? लैन किरण के बोलने के बाद मैडम जो लैन थी वो देखती हैं और बोलती हैं कि व्हाट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सुनने के बाद वो बोलते नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देख रहा हूँ, क्या किया है तुमने? तो बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया है, आप ऐसे मुझ पर शक मत करिए, बस मैं जो भी कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही करके वेडिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। वेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद बारी आती है यहाँ से सबके जाने की, यानी कि जियांग फैमिली के यहाँ से जाने की, और लायन सिटिन के भी सभी लोग खड़े हुए थे। और जो मैडम यू थी वो पहले ही जा चुकी थी यहाँ से, और वीजिंग भी उनके साथ था। वीजिंग भी जा चुका था, मैडम यू कार में थी एंड वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे, उन्हें हाँ बोलनी चाहिए या नहीं। वो विजिंग को देखते हैं जो पीछे कार में बैठा हुआ था, एंड और मतलब बोल सकते हैं कि मेंबर्स भी थे। फिर थोड़ी देर के बाद वो पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो जियांग मैंशन के अंदर सारी प्रिपरेशन करती है लायन सीजन की, वहाँ पर जो बोल सकते हैं सेरेमनी होने वाली थी, क्योंकि इसके बाद वो वहीं पे रहेगा, तो वो सारी प्रिपरेशन करते हैं उनके स्वागत की। सारी तैयारियां हो जाती हैं, और थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं लैंड मैंशन का सीन। लैंड मैंशन के अंदर सभी लोग बस गेट पर खड़े हुए थे, और यहाँ से होने वाली थी लैन सिचन की विदाई। सब लोग बस देख रहे थे लैन सिचन को। लैन सिचन को खुद को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि आज वो अपनी इस फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं। अब से उनका ये परिवार नहीं होगा। यहाँ पर जब वो वापस आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। एक रिश्ते के साथ न जाने कितने रिश्ते अब लायन सिचन से जुड़ चुके हैं। लायन सिचन फिर जियांग टिंग के साथ कार में बैठ जाते हैं। वांग जी देख रहा था, वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपनी गगे को ज़्यादा टाइम नहीं देख पाया। वांग जी वापस अपने रूम में आता है, और आने के बाद वो अपने बेटे को देखता है जो थकने के कारण सो चुका था। जो जिंगी था उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो वीक था। अ, उसकी डिलीवरी टाइम से पहले ही हो गई थी, इसलिए वो वीक रहता था। आई मीन वीक है, और बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया है। बट हाँ, वो इस टाइम 4 साल का है, और वो वांग जी के साथ ही रहता है। हाँ, ऐसे बोलें कि वो वांग जी का बेटा है। और थोड़ी देर के बाद का हम देखते हैं जियांग चेंग की एंट्री हो जाती है लायन सिचन के साथ। जियांग मैंशन में पूरी प्रिपरेशन के साथ अच्छे से लायन सिचन का स्वागत होता है, एंड जो रिचुअल्स वगैरह थे वो अंदर आने के बाद करवाए जाते हैं। वी जिंग बस सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था उसकी भी तो शादी हुई थी ना, बट वीजिंग की शादी में शायद हस्बैंड का प्यार और केयर है ही नहीं।
थोड़ी देर के बाद सारे रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं एंड जो गेस्ट वगैरह थे जो आए हुए थे जांग फैमिली में वो भी अपने रूम्स वगैरह में चले जाते हैं। लायन सेजन को भी जो वीजिंग है वो उनके रूम में लेके जाता है। वीजिंग उन्हें बिठाता है और बोलता है आप हमारी गगी के साथ बहुत खुश रहेंगे, मेरे गग बहुत अच्छे हैं। लायन सेजन ये आवाज़ सुनते हैं और उन्हें ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। वो कुछ नहीं बोल रहे थे। वीजिंग बोलता है वेलकम टू आवर फैमिली गगा, ये बोलकर वो स्माइल करता है। लायन सेजन अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। इसके बाद वीजिंग बोलता है मैं आपको गगा बुला सकता हूँ ना। लायन सेजन बोलते हैं हाँ बिल्कुल बुला सकते हो। वीजिंग को भी अच्छा लगता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है मैं जा रहा हूँ और गगा को भेज दूंगा आपके रूम में। ये बोलकर वो चला जाता है डोर बंद करके। वीजिंग नीचे आता है और देखता तो लायन सेजन बैठे हुए थे, वो बहुत ही नर्वस लग रहे थे। यान ली बोलती है चैंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बस तुम आराम से बात करना उनसे, ठीक है। चैंग चैंग बोलता है हाँ शीजी मुझे डर लग रहा है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है गगा आपको क्यों डर लग रहा है, डर तो उन्हें लगना चाहिए आपसे। ये सुनकर वो स्माइल करता है। चैंग चैंग बोलता चुप करो तुम। तभी मैडम लायन आती है और बोलते हैं बहुत बातें होंगी, चलो अपने रूम में अब। इसके बाद वीजिंग अपने रूम में चला जाता है और जियांग चेंग अपने रूम में चला जाता है। जो जियांग चेंग के फ्रेंड्स थे वो वांग जी को बहुत टीज करके गए थे। आई मीन जियांग चेंग को बहुत ज़्यादा टीज करके चले गए थे। जियांग चेंग बस अपने रूम के सामने खड़ा हुआ था और डरा हुआ था और सोच रहा था क्या वो क्या करे, हाँ कैसे जाए अंदर। पर जियांग चेंग हिम्मत करता है और अंदर चला जाता है और डोर बंद कर देता है। जियांग चेंग अंदर आता धीरे धीरे करके। लायन सेजन डरे हुए थे और वो बैठे हुए थे, बस उन्हें डर लग रहा था इन सब चीज़ों का। अब क्या होगा, वो अभी वेडिंग के इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, उन्हें कुछ टाइम चाहिए था। वो क्या करें, कैसे बोले कि अभी वो रेडी नहीं है। बट वो चुपचाप थे क्योंकि उन्हें पता था कि सामने वाला पता नहीं कैसा होगा। उनकी बात मानेगा भी नहीं मानेगा, उन्हें हर्ट भी कर सकता है। और उसने सुना है अल्फाज बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इसीलिए उन्हें डर भी लगता है इन सब चीज़ों से कि हाय पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट टाइम। इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए थे। जियांग चेंग आता है और वो लायन सेजन के पास आकर बेड पर बैठ जाता है। लायन सेजन जो है ना वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेते हैं। जियांग चेंग धीरे धीरे करके लायन सेजन के फेस से वेल हटाता है। एंड जैसे जियांग चेंग लायन सेजन को देखता है, लायन सेजन की तो आईज बिल्कुल नीचे झुकी हुई थी और जियांग चेंग के फेस पर तो एकदम बोल सकते अलग ही स्माइल आ जाती है क्योंकि लायन सेजन वाकई बहुत खूबसूरत थे और जियांग चेंग बस उन्हें देखते जा रहा था। आज से पहले शायद ही उन्होंने इतना खूबसूरत ओमेगा देखा होगा। लायन सेजन को देखने के बाद जियांग चेंग बोलता है वो आप कंफर्टेबल तो है ना मेरे साथ। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलता है हाँ। वो अपने फेस ऊपर करता है। जियांग चेंग धीरे धीरे करके लायन सेजन के फेस को टच करता है और वो आगे बढ़ता है उसे किस करने के लिए, बट लायन सेजन डरे हुए थे। जियांग चेंग तुरंत ही जो है ना वो धीरे धीरे करके उन्हें बेड के पास कर देता है एंड लायन सेजन लेट जाते हैं। वो देख रहे थे और वो डरी हुई थी। जियांग चेंग उनकी आइज़ में देखता है और फिर उनके लिप्स के क्लोज आता है एंड जैसे वो उन्हें किस करने वाला था, लायन सेजन बोलते रुकिए। ये सुनने के बाद लायन सेजन को देख कर जियांग चेंग बोलते क्या हुआ, तुम क्या नहीं चाहते हो। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलते हैं वो मैं कुछ टाइम चाहता हूँ, अभी मैं अपने रिश्ते में इतना आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इतना टाइम देंगे। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं पहले समझना चाहता हूँ रिश्ते को, पहले अपने रिलेशनशिप को टाइम देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर आप ये चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। हम फ्रेंड से शुरुआत कर सकते हैं, हम फ्रेंड तो बन सकते हैं ना। लायन स्टेशन देखते हैं और बोलते सच में। तो जियांग चेंग बोलता हाँ बिल्कुल, आपको क्या लगा, मैं भी यही चाहता था बट आप जानते हैं रिचुअल्स हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। बट मैं खुश हूँ कि आपने ये पहल की और मैं खुश हूँ। चलिए आप एक काम करिए, आप अपने कपड़ों को चेंज कर लीजिए। आपके कपड़े बहुत हैवी हैं। ये सुनकर लायन सेजन बोलते थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। जियांग चैंग बोलता इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद वो उठ जाता है और बोलता वो आप पहले चेंज कर लीजिए, मैं रूम में चेंज कर लूँगा। लायन सेजन बोलते हाँ। जियांग चैंग फिर बोलता आपके कपड़े और शायद मॉर्निंग को आएंगे। एक मिनट, फिर वो उठता है, कपड़ के पास जाता है और अपने कुछ कपड़े निकालता है और उसके बाद वो लायन सेजन को दे देता है। लायन सेजन कपड़े लेते हैं और वहाँ से वॉशरूम में चले जाते हैं अपने क्लॉथ को चेंज करने के लिए। वो वॉशरूम में आते हैं एंड देन क्लॉथ को चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद वो देखते हैं और बोलते हैं कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने बात मान ली, बट मैंने सुना था अल्फाज बहुत ही खतरनाक होते हैं, बट ये तो काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद लायन सेजन फिर बाहर आते हैं। लायन सेजन देखते हैं जियांग चेंग को जो अपने कपड़े चेंज कर चुका था
और वो बस नॉर्मली बैठा हुआ था। लायन सिचन को देखकर जियांग चैन बोलता है, आप आ गए। आप एक काम करिए, आप बेड पे सो जाइए, वो मैं सोफे पे सो जाता हूँ। ये देखने के बाद लायन सिचन बोलते हैं, नहीं आप रहने दीजिए, वैसे आपका घर है, आपका रूम है। तो लायन सिचन की बातें सुनकर जियांग चैन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी हमने क्या कहा था? ये मेरा नहीं आपका भी घर है आपसे। और ये बेड भी, ये रूम भी, सब आपका है, मैं भी। एंड ये सुनने के बाद लायन सिचन देखते हैं, जियांग चैंग खुद शर्मा जाता है कि उसने क्या बोल दिया। बट फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा जो सोफ़ा है वो 2 in 1 है, यानी कि बेड विद सोफ़ा है। तो आप कोई बात नहीं, आप यहाँ सो जाइए, मैं वहाँ। फिर वो अपने पिलो एंड एक ब्लैंकेट लेता है और उसके बाद वो जाता है काउच पर, उसे फिर से वो नॉर्मली कर देता है और वो बेड बन जाता है सोफ़ा। उसके बाद वो आराम से वहाँ पर लेट जाता है और अपनी आइज़ बंद करता है। लायन सिचन बोलते हैं, वो मैं लाइट ऑफ कर सकता हूँ ना? ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद लायन सिचन लैंप ऑफ कर देते हैं, जितनी भी लाइट्स वगैरह थी उन सभी को, और वो लेट जाते हैं। लायन सिचन अपने मन में बोलते हैं, चलो सब अच्छे से हो गया, हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। सभी लोग आ चुके थे एंड मैडम यू उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी और धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगता है और सभी चीज़ें होने लगती हैं।